नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जोरदार तालियां। टोक्यो से लौटे भारतीय ओलंपिक दल का आज सरकार ने सम्मान किया। दिल्ली के एक होटल में हुए समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मेडल विजेताओं को सम्मानित किया। भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। टोक्यो में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा, ये मेडल उनका नहीं पूरे देश का है। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। समारोह में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने उन अनुभवों को साझा किया जो उन्होंने बतौर खेल मंत्री महसूस किए। देख रहे थे आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे। हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके। टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। मेडल विजेताओं की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जुटी। आज लौटने वालों में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया, ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम के अलावा महिला हॉकी टीम के सदस्य प्रमुख थे। सभी का धन्यवाद, जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज एक ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता देश के लिए। और जो इंजरी की बात है, मैंने जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफी हेल्प करी मेरी रसिया में। एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा भारी संख्या में खेल प्रेमी भी मौजूद थे। भारी भीड़ के बीच बड़ी मुश्किल से खिलाड़ियों को बाहर निकाला जा सका। खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे होटल अशोक गए, जहां उनके लिए स्वागत समारोह की तैयारी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। ये पहला मौका रहा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की इस तरह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में समुद्री अपराध और असुरक्षा से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री चुनौतियों से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि समुद्र साझा धरोहर है और समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा सामूहिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी। इस योजना में किसान परिवारों को अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। वहीं कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में देश की खेती और किसान बड़ी भूमिका निभाएंगे। सरकार ने आज लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक में ओबीसी कैटेगरी में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। कल लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी। विपक्ष ने भी ओबीसी संशोधन बिल को समर्थन दिया है। कल के लिए सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं, इस बिल का हम समर्थन करेंगे। बीजेपी ने 11 और 12 अगस्त को अपने राज्यसभा सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। इससे पहले पेगासस समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए 15 विपक्षी दलों ने आज बैठक की। विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मॉनसून सत्र में पहली बार संसद पहुंची। देखिए, विपक्ष कतई नहीं चाहता कि सदन चले, लेकिन ये संविधान संशोधन पर वो अपनी फेस सेविंग भी चाहते हैं। वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते, लोकसभा हो या राज्यसभा। पेगासस जासूसी विवाद के बीच सरकार ने एनएसओ ग्रुप से किसी भी तरह के लेन देन से इनकार किया है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई लेन देन नहीं किया है। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनधिकृत व्यक्तियों की तरफ से किसी भी तरह की अवैध निगरानी भारत में संभव नहीं है। एनएसओ ग्रुप इजराइल की एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर कंपनी है। एनएसओ ग्रुप पर भारत समेत कई देशों के लोगों के फोन की निगरानी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के हाईकोर्ट ने भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को राहत दी है। कोर्ट ने नीरव मोदी को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दे दी है। नीरव मोदी के वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका भारत प्रत्यर्पण करना ठीक नहीं होगा। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में नीरव मोदी के खिलाफ फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की सुनवाई भारतीय अदालतों में करने के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। नीरव मोदी भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा कर देश से फरार हो गया था। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर चर्चा की थी। हालांकि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों ने अंतर्राज्यीय सीमा के विवादित क्षेत्रों में तटस्थ बलों के गश्त करने की केंद्र की पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल कुलगाम में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। गुलाम रसूल और उनकी पत्नी ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक कायराना हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। श्री गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। किश्तवाड़ से हिजबुल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी मिले। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी का ये पहला कश्मीर दौरा है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे की शादी समारोह में शामिल होंगे। कल सुबह श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 दिन के दौरे में राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह भी जाएंगे। पंजाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे अमृतसर के एक गांव में कल शाम को एक बैग से 5 हैंड ग्रेनेड और टिफिन बम बरामद किए गए। टिफिन में 2 किलो RDX था। इस घटना के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है।
पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश हो रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, J&K में भी हो रही हैं, और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं, एंड दैट इज द असेसमेंट। पंजाब पुलिस के मुताबिक सीमा पार से लगातार साजिश हो रही है। पिछले 22 दिनों में 14 बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.